नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। एक तरफ जहां पहले इनिंग में भारतीय क्रिकेट टीम 46 रनों पर सिमट जाती है, तो वहीं अब दूसरी इनिंग में भारतीय क्रिकेट टीम अटैकिंग अप्रोच अपनाते हुए नजर आ रही है। बहुत सारे खिलाड़ियों के जो है अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, जिसमें युवा खिलाड़ी भी शामिल है। लेकिन जब बात जीत और हार की आती है तो टीम इंडिया थोड़ी सी यहां पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया हो सकता है कि यहां पर जीत दर्ज कर जाए, लेकिन अब थोड़ा सा वो जो है उम्मीदें कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने दिल तो जीत लिया, लेकिन क्या ये मैच जीत पाएगी टीम इंडिया? तो इसी पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्यागी जी और साथ ही हमारे नए मेहमान राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस डिस्कशन पर चर्चा करते हुए दिखेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी इस मुकाबले को लेकर, जिस तरीके से सबसे पहले सरफराज खान से शुरू करते हैं। सरफराज खान युवा खिलाड़ी और पहला शतक जो है टेस्ट में उनका आया है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरफराज खान के लिए? देखिए, सरफराज बड़े ही लाजवाब प्लेयर हैं और विराट कोहली के साथ आरसीबी में भी खेलते रहे हैं। और ये वही स्टेडियम है जहां पे, अगर आपको याद हो तो, सरफराज ने 45 रन मारे थे 21 गेंदों पे। और विराट कोहली ने जब वो अपनी गेम खत्म करके वापस आए तो उनको हाथ जोड़ के ऐसे स्वागत किया था उनका। उनको काफी मोटिवेट करते रहते हैं शुरू से। प्लेयर तो वो बहुत लाजवाब हैं। आज भी आप देखोगे जो उन्होंने रन बनाए हैं 195 गेंदों पे, उसमें 18 चौके मारे हैं उन्होंने और 3 छक्के मारे हैं उन्होंने। तो टेस्ट मैच तो कोई भी हो, वो प्लेयर अपना गेम अपने तरीके से ही खेलता है। मतलब टेस्ट मैच को भी आप वनडे मानो या T20 मानो, उनका जो स्टाइल है वो उन्होंने अपने स्टाइल में ही खेली है पूरी इनिंग्स। और बहुत लाजवाब इनिंग खेली है, बहुत लाजवाब। उन्होंने अपनी जो जगह बनाई है टीम में, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो इस टीम के इस जगह को मतलब वो डिजर्व करते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सरफराज खान की हम बात कर रहे हैं, टीम इंडिया की नैया डुबोने से जो है उन्होंने बचाई है कहीं ना कहीं, जो रन उनके निकले हैं, जो बल्लेबाजी उन्होंने की है? क्योंकि आप देखिए, अगर आप पहली इनिंग याद करते हैं तो 46 रन टीम इंडिया के वहां पर आते हैं, लेकिन जब दूसरे इनिंग में टीम इंडिया को देखते हैं तो सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, जो एक कह सकते हैं कि नए खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, वो एक बड़ी जो है पारी खेल कर दे रहे हैं टीम इंडिया को। और उस मुश्किल हालात में भी ये रन निकलने जो है वो बहुत बड़ी बात है सरफराज खान के लिए। देखिए, आप अगर हमें क्रिकेट एक्सपर्ट माने या क्रिकेट एंथुसियास्ट माने, तो हम तो अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े हैं। तो 46 रन, कभी कभी समय नहीं ठीक होता, कभी कभी आपकी गेम में ऐसा टाइम भी आता है, पर इंडिया 46 रन पे आउट हो जाए, ये मतलब सालों में कभी एक बार ऐसा होगा, और इस बार ऐसा हो गया। पर जब पहली इनिंग के बाद तो उम्मीद टूटी गई थी बिल्कुल कि ये मैच यहाँ तक पहुंचेगा भी जहां तक अब पहुंचा है। पर आप देखोगे ऊपर के जो 5 हमारे खिलाड़ी हैं, उन 5 ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। वो चाहे आपके रोहित शर्मा हो, हाफ सेंचुरी बनाई है, विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी बनाई है, सरफराज ने बहुत शानदार, ऋषभ पंत चूक गए 1 रन से, बड़े अनलकी रहे। मतलब थोड़ा सा नर्वस 90 उनके चेहरे पे देखने में लग रहा था। मतलब उससे पहले के 1 ओवर पहला, जब उन्होंने 98 पे 2 रन लेने की कोशिश करी थी, पर 1 ही रन मिला उनको। और उसी के बाद अगले ओवर की पहली गेंद पे वो आउट हो गए। थोड़ा अनलकी रहा, पर गेम उन्होंने बहुत शानदार खेली है। अभी जो है अब मैच थोड़ा फंस गया है मेरे हिसाब से। तो अगर वहां पर पैर ठीक होता तो शायद वो 2 रन हो सकते थे और ऋषभ पंत का शतक भी हो जाता, क्योंकि वो तेज भागा नहीं गया ऋषभ पंत पे। देखिए, ऋषभ पंत को पैरों की जरूरत है नहीं, वो अपना चौके छक्के मार के भी अपने शतक पूरे कर सकते हैं। टीम साउदी की गेंद पे वो छक्का याद है, 107 मीटर का मारा है, स्टेडियम के पार बॉल पहुंचा दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषभ पंत की देखिए ये चर्चा है, लेकिन सपना देखिए ऋषभ पंत का क्या ना, अगर इस मैच की हम चर्चा करें, देखिए मैच कहाँ जाएगा वो अलग मैटर है। हालांकि टीम इंडिया इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो है वो गौतम गंभीर का वो बयान मुझे अब याद आ रहा है कि हम बेशक मैच में हार जीत कुछ भी हो, लेकिन मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो टीम एक दिन में 450 रन बनाए। ऐसी बल्लेबाजी होनी चाहिए हमारे पास ऐसे बल्लेबाज भी होनी चाहिए जो मुश्किल आ जाए तो 2 दिन तक बल्लेबाजी कर सके, और हमारे पास ऐसे गेंदबाज होने चाहिए जो एक दिन में 20 विकेट लेने की ताकत रखते हो। यह गौतम गंभीर की बात है कि अगर ऐसी टीम मेरी बन जाएगी तो जाहिर तौर पर हमारी टीम को हराना बड़ा मुश्किल होगा। एक ड्रीम टीम है गौतम गंभीर की, और आने वाले सालों में इस पर काम भी चलेगा। अब जिस तरीके की टीम खेल रही है, आप अप्रोच को देखिएगा। देखिए अभी तक क्या था, अभी टेस्ट क्रिकेट को जब भी हम देखते हैं, राहुल जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पहले टेस्ट क्रिकेट क्या होता
होता था कि 2-2.5 के स्ट्राइक रेट से रन बनते थे। बल्लेबाज कहाँ तेज खेलते थे, चौका छक्का कभी 5-10 ओवर में एक चौका नजर आता था, छक्का तो मुश्किल था। कभी कभी तो ऐसा टेस्ट मैच होता था पूरे टेस्ट मैच के दौरान छक्का नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अप्रोच बदल रही है। जब से बेसबॉल क्रिकेट की बात होने लगी है, हमने बांग्लादेश के खिलाफ आपने देखा सपना, हमने 2 दिन में टेस्ट मैच जीत लिया। बांग्लादेश उतनी कमजोर टीम नहीं है। आप न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेशक हम 46 रनों पर पहले पारी में आउट हो गए थे, लेकिन अप्रोच देखेगा लगभग 4.5-5 के हिसाब से रन बनाए हैं टीम इंडिया ने प्रति ओवर। तो इससे पता चलता है कि जो अप्रोच है वो अग्रेसिव है। ये अप्रोच होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। आप हारे हैं जीते अलग बात है, लेकिन आप प्रेशर में अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर से अपने दिमाग से हार जाते हैं। वो नहीं हारना चाहिए। जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है, आप सरफराज की बात करिए, विराट के साथ जो पार्टनरशिप हुई, और सरफराज क्यों, आप शुरुआत से बात करिए, जिस तरीके से रोहित शर्मा कप्तान अगर अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर आगे चलता है, जिस अप्रोच के साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो अटैकिंग अप्रोच उन्होंने अपनाई है, जाहिर तौर पर वो काबिले तारीफ है। अगर आपका लीडर इस तरीके की बल्लेबाजी करेगा तो आने वाले खिलाड़ी ऑब्वियसली उस तरीके के रास्ते पर आगे चलते हैं। सरफराज की बात करिए, पहला शतक लगाया। और सरफराज की मैं एक और खास बात बताना चाहता हूं यहां पर कि सरफराज भारतीय क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं घरेलू क्रिकेट में जो 90 से 100 के बीच में कभी आउट नहीं हुए, 140 से 150 के बीच में कभी आउट नहीं हुए, 190 से 200 के बीच में कभी आउट नहीं हुए। मतलब जो नर्वस 90 वाला सिस्टम होता है ना, वो सरफराज को छूता भी नहीं है। सरफराज आज तक कभी भी नर्वस 90 पर आउट नहीं हुए। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि ये खिलाड़ी लंबी पारी खेलता है। सरफराज का जो खेलने का तरीका है, पहले मैच में आते ही जब टेस्ट क्रिकेट खेला था 50 मार दी थी, शुरुआत आगाज बड़ा अच्छा था। अब जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, अब बेशक टीम इंडिया मैच हार जाए वो अलग मैटर है, लेकिन जब टीम इंडिया मुश्किल में थी उस वक्त 150 रन बनाना मुश्किल हालात में, यह बहुत बड़ी काबिलियत है। और ऋषभ पंत की तो खैर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऋषभ पंत पैर में चोट थी। पहली पारी की भी बात कर लीजिए, पूरी टीम इंडिया के 46 थे, अकेले ऋषभ पंत के 20 रन थे, तो आधे में रब आधे में सब वाला हिसाब किताब था। अब दूसरी पारी में भी आप बात करिए, जब मुश्किल हालात में थे, चोटिल ऋषभ पंत ने किस तरीके की बल्लेबाजी की है। तो ये माइंडसेट जो बदला है ना टीम इंडिया का गौतम गंभीर के आने के बाद, सब में इसकी तारीफ हो रही है और ये होनी भी चाहिए। देखिए जो ये अप्रोच देखने को मिला सेकेंड इनिंग में, इसे देखते हुए अब लग रहा है कि मैच भले ही हार जाए टीम इंडिया, लेकिन अभी भी सीरीज जो है हाथ में है टीम इंडिया के, मौका है आपके पास। बाकी अगले जो 2 मैच होने वाले हैं वो भी आपके पास है। आप वहां पे कहीं ना कहीं इस अप्रोच को देख के ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया क्या आगे भी इसी अप्रोच के साथ अगर खेलती है तो जीत जाएगी। राहुल जी, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या इस अप्रोच से अगर टीम इंडिया लगातार खेलती है आगे, क्या खेलने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसे खेलेगी तो ऑब्वियसली जीतेगी ही टीम इंडिया? देखिए, आप कह रहे हैं कि चाहे अब हार भी जाए, पर मैं तो आपको एक बात बोलूंगा कि क्रिकेट में कहा जाता है कि इट्स नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बॉल। तो अभी मैच पड़ा हुआ है, अगर हम 46 पे आउट हो सकते हैं तो वो भी आउट हो सकते हैं, और अभी हमारी बारी है। अभी हमने थोड़ी सी लीड तो ले ली है। मुझे लगता है कि अगर हम 150 से 200 रन तक की लीड ले लेंगे तो हम इसमें मैच में अच्छी फाइट दे सकते हैं। और देखो, एक कहावत है, कहा जाता है कि लड़े फौज नाम सरदार का। तो इन लड़कों के पास जो 2 सरदार हैं आज की डेट में, एक गौतम गंभीर जो उनके कोच हैं और एक जो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा, तो इनके लिए ये गोल्डन पीरियड है जो अपनी टाइम पे ये इनके अंडर ये खेल पा रहे हैं। और उनकी गाइडेंस के हिसाब से गौतम गंभीर जाने जाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए टीम को तैयार करते हैं। बिल्कुल। केकेआर के साथ जब वो जुड़े तो उन्होंने केकेआर को कहां से कहां पहुंचाया, उसके बाद वो नहीं थे, केकेआर का क्या हाल हुआ, उसके बाद दोबारा आए और पहली ही बारी में उन्होंने केकेआर को कप जिताया अभी रिसेंटली इसी पिछले आईपीएल। बिल्कुल। तो टीम हमारी नो डाउट बहुत शानदार है, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ये 46 रन जो इस बार हो गए, कभी कभी ऐसा टाइम आता है, हर प्लेयर के करियर में भी आता है, टीम के अपने करियर में भी आता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर अभी मैच खत्म नहीं हुआ, टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। लेकिन देखिए, सेकेंड इनिंग की जो अप्रोच है, क्या आपको वो सही लगी टीम इंडिया की? देखिए, फर्स्ट इनिंग जिस तरह से खत्म हुई, उसके बाद जितने दिन इस मैच में बचे हैं उनको एग्रेसिव ही खेलना था। अगर एग्रेसिव नहीं खेलते तो मतलब हमको लीड भी करनी है, पिछले रन भी अपने पूरे करने हैं, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल ठीक अप्रोच से काम किया। राहुल जी, एक सवाल मेरा है आपसे। अब देखिए, सरफराज को मौका मिला है, मौका इसलिए मिला है क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, शुभमन गिल चोटिल है, इसलिए सरफराज को मौका मिला। अब गिल सही होंगे तो जाहिर तौर पर ऑब्वियसली गिल आएंगे वापस। तो क्या ऐसे में सरफराज को बाहर करना ठीक होगा? जो बल्लेबाज आपके लिए मुश्किल सिचुएशन में 150 रन बना देता है, क्या सरफराज और गिल में आप क्या देख रहे हैं? अब ये तो बड़ी जबरदस्त टक्कर हो गई है दोनों के बीच।
देखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टीम को तैयार कर रहे हैं ना, तो आपको कभी कभी बीच में शफल तो करना पड़ेगा टीम को। कभी कोई प्लेयर आएगा, कभी कोई प्लेयर जाएगा। तो हम एक एक मैच के हिसाब से ऐसे डिसीजन अगर लेंगे तो पाकिस्तान तो इसीलिए अपनी टीम को लेकर होता है कि यहाँ पे तो मतलब आधे मैच में भी बाहर कर सकते हैं। तो वो काम हम तो करते नहीं है कभी भी। गांगुली ने अपने टाइम पे हर प्लेयर को पूरा मौका दिया। अभी भी गौतम गंभीर भी मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा करेंगे कि एक मैच के बेसिस पे करें। पर जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, टीम इंडिया अगले वर्ल्ड कप के लिए जिसको तैयार करेंगे वो टीम को, तो वो शफल तो करेंगे, क्योंकि आप रियल टाइम जब तक उनको नहीं खिला के देखेंगे तब तक बाहर आप नहीं बिठा के मतलब आप जज नहीं कर सकते ना कि वो टीम में आएंगे तो कैसा करेंगे। उसके लिए शफल तो होगा, टीम होना भी चाहिए। यहाँ पर क्या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए, मौका तो दे लिया, मतलब जो आजमाने वाली बात कर रहे हैं वो तो आजमा लिया। सरफराज तो पहले भी आजमा लिया था, अच्छी परफॉर्मेंस करें। शुभमन गिल तो खैर टीम इंडिया के फ्यूचर स्टार है ही हैं। अब जैसे शुभमन गिल आएंगे, अब राहुल की तो परफॉर्मेंस चल नहीं रही है, राहुल के ऊपर भी सवाल खड़े और उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा मुझे। तो क्या आप ऐसा देखते हैं फ्यूचर में कि शुभमन गिल भी रहें और सरफराज को मध्यम क्रम में खिलाया जा सके? घरेलू क्रिकेट में मध्यम क्रम में सरफराज खेलते भी हैं, क्या ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है सरफराज को लेकर? देखिए, सरफराज को तो जितना ऊपर खिलाए मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। अभी तो खैर हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, पर आगे चल के सरफराज मुझे लगता है कि पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो देखिए ये बड़ा दिलचस्प है सपना, क्योंकि सरफराज को अब देखिए, अब शुभमन गिल आएंगे, सपोज शुभमन गिल आएंगे तो सरफराज बाहर जाएंगे, तो सरफराज को बाहर जाने के बाद तो क्रिकेट फैंस नाराज हो जाएंगे कि भैया एक खिलाड़ी तो 150 रन बना देता है, उसको आप बाहर कर देते हो, और वो भी मुश्किल हालात में। तो यहाँ पर एक बड़ा मतलब मामला गड़बड़ होता है। लेकिन देखिए, आप अगर अदर फॉर्मेट की भी अगर बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल ने गिल को बदला, रिप्लेस किया वहां पर। उनकी जगह जो है टीम इंडिया पहले गिल को देखती थी, लेकिन गिल की जगह अब यशस्वी जायसवाल को वो आगे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, टीम में जो है जगह आपकी तभी बनेगी। ये चीज पहले भी क्लियर कर दी थी टीम इंडिया ने, कप्तान ने, हेड कोच ने। हालांकि उस वक्त राहुल द्रविड़ थे, लेकिन गंभीर का भी कहीं ना कहीं यही कहना होगा कि जो रन बनाएगा, जो खेलेगा वही टीम में होगा, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो। जो आप बात कर रहे थे केएल राहुल को लेकर, अगर केएल राहुल की इस तरीके से इनिंग आती रही, छोटी इनिंग आती रही, तो फिर हो सकता है कि उन्हें भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि हमारे युवा खिलाड़ी बहुत सारे ऐसे पीछे लाइन में लगे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, जिन्हें वाकई असल में मौका मिलना चाहिए। और बांग्लादेश में जिस तरीके से आकाशदीप को लेकर जो बात हुई थी, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे, युवा खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, उनका प्रदर्शन वहां पे देखने को मिला था। और गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम देख रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, गेंदबाजी सबसे करवा रहे हैं। हम पहले देखते थे कि टॉप में जो है, हमारे टॉप ऑर्डर में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन अब वो चीजें देखने को मिल रही हैं। तो राहुल जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि जो गौतम गंभीर हर बल्लेबाज से जो है गेंदबाजी करवाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गौतम गंभीर, जैसे मैंने पहले आपको कहा, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते। वो जब खुद प्लेयर थे, उन्होंने अपनी गेम से ये बात दिखाई। वो आईपीएल में कोच रहे केकेआर के, उन्होंने वहाँ पे अब ये चीज़ उन्होंने दिखाई कि मेरी सोच क्या है। और टीम इंडिया में अब वो कोच बन के आए हैं, तो ये बात तो पक्की है कि वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन निकला है, तो आपके माध्यम से मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। तो मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा से, दिल्ली से हैं, हमारी दिल्ली से हैं, और परफॉर्म किया है। और जहाँ तक आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं, तो वाकई में इट्स हाई टाइम फॉर हिम कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म देखिए किसी को भी करना पड़ेगा, इतने बड़े देश में और इतनी जिस गेम को धर्म माना जाता है, वहाँ आपको टीम इंडिया में अगर जगह मिलती है, वो कोई भी प्लेयर हो चाहे, तो आपको परफॉर्म करेंगे तो ही आप उसमें अपनी जगह बना पाएंगे लंबे समय के लिए। अदरवाइज बहुत लंबी लाइन है पीछे, और काफ़ी टैलेंट है, टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मौका फिर मिलेगा, अगर जो नहीं परफॉर्म करेगा उसकी जगह किसी को तो मौका मिलेगा। टीम इंडिया देखिए अब बड़े मुश्किल हालात में है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 150 या 200 रन अगर लीड बना देती है टीम इंडिया, तो मामला गड़बड़ है, लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि ऑल आउट हो गई है। अब आप किस तरीके की रणनीति देख रहे हैं? टीम इंडिया को अब क्या करना चाहिए? क्योंकि बड़ी लीड नहीं है, बहुत कम लीड है, और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जो है वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि 400 से ऊपर न्यूजीलैंड ने बनाए हैं पहली पारी में। अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके की रणनीति टीम इंडिया को करनी चाहिए? स्पिनर्स का अटैक या तेज गेंदबाजों का अटैक? देखिए, पिच के हिसाब से तो तेज गेंदबाजों का अटैक ही बनता है, और मेरे हिसाब से टीम इंडिया अभी भी मैच जीतने के लिए ही खेलेगी, ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगी। पूरा लड़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जीतेंगे।
लेकिन यहाँ पे देखिए गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे थे, ठीक है आपने बढ़ा दिए 400 पार कर दिए, 450 पार कर दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी टीम इंडिया को, इसलिए गेंदबाजों को जो है थोड़ा सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। और अगर टीम इंडिया 46 पे जो बात हम लोग कह रहे थे कि 46 पे अगर टीम इंडिया ऑल आउट हो सकती है तो न्यूजीलैंड भी हो सकती है, टीम इंडिया ऐसा मुमकिन करके दिखा सकती है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग तरीके की अटैकिंग फील्डिंग, जैसे आपने बल्लेबाजी की ना अटैकिंग, उस तरीके की अटैकिंग फील्डिंग भी जमानी पड़ेगी और कप्तान को अटैकिंग सोचना पड़ेगा। आपको एकदम अटैक करना, देखिए आप बचकर तो इस मैच को नहीं जीत सकते, सीधी सीधी सी बात है। आप अगर ये सोचेंगे कि बचकर इस मैच को जीत जाएंगे, बचकर नहीं जीत, आपको अटैक करना पड़ेगा। आपके गेंदबाजों को एक अच्छे टप्पे पर अपनी फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। हिलना नहीं है अपने टप्पे से, आप चाहे गेंदबाजों की स्पिनर्स की बात करिए या तेज गेंदबाजों की बात करिए, हिलना नहीं है अपने टप्पे से। अगर आप अटैकिंग और क्योंकि चौथा दिन है और ऑल आउट हो गई है, 100 से ज्यादा की लीड है टीम इंडिया की, तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स को, अगर मेरा ऐसा मानना है, बाकी राहुल जी भी बताएंगे अपना, मेरा मानना है कि स्पिनर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अटैक, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स पर थोड़ा सा फंसते हैं, और जब कुलदीप यादव, जडेजा, अश्विन आएंगे तो शायद हो सकता है कि एक चांस बन जाए। इस तिकड़ी को आप जितने ओवर आज के बच रहे हैं चौथे दिन के, फिर 5वें दिन की बात करिए, 5वें दिन के पहले घंटे में तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन जितने ओवर आज के बच रहे हैं चौथे दिन के, मेरे हिसाब से अगर टीम इंडिया थोड़ा सा स्पिनर्स पर दाव लगाए, अश्विन क्योंकि अच्छा कर सकते हैं, कुलदीप यादव चाइना मैन अच्छा कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड के ऊपरी बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर होगा स्पिनर्स को अगर आजमा ले जाए। राहुल जी आप क्या कहेंगे? देखिए कहीं कहीं आपकी बात पे सहमत होना भी पड़ेगा, क्योंकि आज का जितना खेल अब बचा हुआ है और जिस हिसाब से पिच है अभी, मतलब क्योंकि इस पिच पे हम खेल चुके हैं पूरा दिन, तो अगर अभी थोड़ा स्पिनर्स को ज़्यादा मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है शायद आप ठीक कह रहे हैं जी। तो ये हमने जो आज का ये मुकाबला रहा उस पर बात की, और टीम इंडिया को लेकर बात की, खास करके सरफराज खान पे हमने फोकस किया, और सरफराज खान किस तरीके के बल्लेबाज हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए आगे के लिए, उस पर भी बात की। अब देखना होगा कि टीम इंडिया यहाँ पर मैच जीत पाती है या फिर नहीं, क्योंकि दिल तो जीत लिया है टीम इंडिया ने इस अप्रोच के साथ, लेकिन इस अप्रोच के साथ क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी, देखना होगा और कल का इंतजार करना होगा। बहरहाल आपका टीम इंडिया को लेकर क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ राय रखेंगे टीम इंडिया पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।